हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का जो पेपर 2 है क्लास 6 से लेके 8 के लिए। इसकी सीडीपी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम 16 से लेके 30 सॉल्व करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? इनमें से कौन से कारक हैं जो हमारी सीखने की प्रक्रिया अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन 1, विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, या फिर विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। देखो, अभिरुचि होगी विद्यार्थी में तो वो अच्छी बात है, सीखने को प्रभावित करेगी। उसका स्वास्थ्य सांवेगिक होगा तो भी, अच्छी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति होंगी तो भी, और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी बच्चा सीखता है। तो ये चारों सीखने के लिए, अधिगम को सीखने के लिए अच्छे और प्रभावित कारक है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्न में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? मतलब इनमें से बताना है ऑप्शनों में से कि जो हम ज्ञान, जो हमारा नॉलेज है, उसकी सार्थक संरचना को अच्छे से बनाने को कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ए, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण, मतलब बार बार अभ्यास करना है और याद करना है। तो देखो, याद करने पे समावेशी शिक्षा ध्यान नहीं देती है, तो ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है। पुरस्कार एवं दंड, तो इस पर भी ध्यान नहीं देती, ये भी ठीक नहीं है। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, ये भी ठीक है, लेकिन जो इसके बाद जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा ठीक है। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, समाज से, सामाजिक से, संस्कृति से जो आपस में जो क्रियाएं होती हैं उससे सीखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, उसको सबसे ज़्यादा सार्थक माना जाता है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 18 पर। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय ले, मतलब जब बच्चा ये चाहे कि मैं इसको बार बार करूँगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, तो जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन या एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना हो सकती है? देखो, जब बच्चा कोई पुरस्कार पाने के लिए कोई निर्णय ले रहा है, कोई गतिविधि कर रहा है, तो उसकी संभावना क्या है कि उसका जो मोटिवेशन है वो आउटर मोटिवेशन है, इनर मोटिवेशन नहीं है, उसकी बाहरी अभिप्रेरणा है, अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो अब हम ऑप्शन से समझते हैं कि समझने के लिए अधिगम में आनंद, देखो समझने के लिए अधिगम में आनंद लेगा तो वो इनर मोटिवेशन हो गया उसका। ठीक है, तो ये गलत है। पुरस्कार के बिना भी उस गति में लगे रहना, वो कहाँ लग रहा भाई, उसको तो पुरस्कार चाहिए इसीलिए तो वो कर रहा है, भी गलत हो जाएगा। सी वाला, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय नहीं, वो तो खुश करने के लिए ही कर रहा है, वो पुरस्कार पाने के लिए कर रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। जो भौतिकवादी अभिवृत्ति होगी यानी कि फिजिकल होगा, बाहरी होगा, इनर कुछ भी नहीं होगा उसमें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। संज्ञान एवं संवेग के बीच में किस प्रकार का संबंध है? संज्ञान जो दिमाग से होता है, संवेग जो हमारे हृदय में से जो वेग, जो संवेग निकलते हैं, जो संवेग है हमारे, वो, और संज्ञान, दोनों चीजें के बीच में क्या संबंध है? तो दोनों के बीच में ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द्विदिशीय है, मतलब दोनों तरफ से है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है, दोनों के बीच में एक कह सकते हैं कि मोशन वाली गतिशील प्रक्रिया है कि कुछ संज्ञान से कुछ संवेग से दोनों के आपस में जुड़ के काम होने वाला है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो, जैसे संवेग और संज्ञानिक, जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे हमारे दिमाग में कोई बात आई, संज्ञान आई, उसी के हिसाब से हमारे भाव निकलेंगे। जैसे हमें किसी व्यक्ति को देखकर कोई अच्छी चीज़ आती है कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा है, तो हमारे भाव भी उसके लिए अच्छे निकलेंगे। और किसी को देख के गुस्सा आता है तो उससे, मतलब उसको देख के भला ये तो गंदा है, तो गुस्सा आएगा उसको देख के, तो हमारे संवेग भी बिल्कुल गुस्से जैसे ही हो जाएंगे। तो दोनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 30 पर। कौन सी मध्य बाल अवस्था की विशेषता है? जो मध्य बाल अवस्था है उसकी विशेषता क्या है? देखो, मध्य में क्या होता है, बच्चा मूर्त चीज़ों को सोचता है और थोड़ी बहुत गणित की चीज़ों को, तार्किक शक्ति लगा लेता है। न तो पूरा अमूर्त सीख पाता है, ना काल्पनिक सोच उसमें आती है, ना वैज्ञानिक तर्क आता है। उसमें सिर्फ मूर्त चीज़ मतलब जिसको देख कर सीखा जा सकता है, देख के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, जैसे उसको बोल दिया जाए देख के कि ये चीज़ों को गिन ले, काउंट करके देख के, और उसको यही चीज़ काल्पनिक दे दी जाए, बोला 5 और 6, बिना देखे, मतलब बिना उसके दिमाग से सॉल्व करो, तो वो इतनी जल्दी नहीं कर सकता। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 21 पर। परिवार और पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की। देखो, परिवार और पास पड़ोस वो बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं या प्राथमिक है। सबसे पहले जो सीखेगा बच्चा वो परिवार से और अपने आस पड़ोस, अपने सगे संबंधी, अपने घर वालों से। ठीक है, और द्वितीय कौन सी हो जाएगी? स्कूल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बाल्यावस्था की अवधारणा में से क्या अभिप्राय है? जो बाल्यावस्था की अवधारणा है, मतलब बाल्यावस्था में जो अवधारणा बनाई गई हैं, उससे क्या अभिप्राय है?
समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। मतलब जो समकालीन सामाजिक संरचनावादी हैं, यूँ समझ लो कि जो सामाजिक सोशल कंट्रस्ट हैं, वो जो मनोविज्ञान है, जो सोशल से रिलेटेड मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार तो वो ये बोलते हैं कि वो सामाजिक संरचना है, ठीक है, बाल्यावस्था की। अब आते हैं बाकी ऑप्शंस पर। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते। देखो दुष्ट तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत नहीं करते उन्हें, कि बस मतलब वो सारा कुछ अपने परिवेश से के द्वारा निर्धारित किया जाता है, नहीं, कुछ उनमें खुद का भी दिमाग होता है। या विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान। देखो किसी भी चीज़ में समान नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर एक दो भाई बहन एक घर में रह रहे हैं तो वो भी आपस में समान नहीं है, तो संस्कृति में तो वो भिन्न होंगे ही, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो इसके हिसाब से देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञानों के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। देखो समाज में हमने ये खुद से मान ली हैं, ये विशेषताएं खुद से मानी गई हैं, समाज के द्वारा बनाई गई हैं, समाज ने खुद ही बनाई हैं, अपनी ये विशेषताएं बताई हैं जन सामान्य ने, कि लड़की की ये विशेषता है, लड़के की ये विशेषता है। तो ये किसने बनाई है? समाज ने बनाई है, अलग अलग लिंगों के लिए, कि लड़की ये करेगी, लड़का ये करेगी। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम हमारे जन्मजात आ रखी हैं या यही फिक्स्ड है या ये रूल है, नहीं, ये समाज ने बना रखा है। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? देखो अभी पिछले प्रश्न में हमें बताया गया था कि हमने क्या किया है, जो समाज ने कुछ रूल्स बना दिए कि ये काम लड़की करेगी, ये काम लड़का करेगा। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 24 में बिल्कुल उल्टा हो गया कि मोस्टली हम देखते हैं कि हमारी मम्मी घर का खाना बनाती है, पिताजी बाहर जॉब करते हैं और वैसा काम करते हैं, ठीक है, बाहरी काम करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या बोला है कि पिताजी घर का काम करते हैं और माँ ऐसी गतिविधि करती है जो बाहर से साहसी हो, जो बड़े काम हो वो करती हैं। तो ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो रूढ़िवादिता जो पहले से बनी हुई है उनको खत्म करने का प्रयास किया जाए। क्या किया जाए? उनको खत्म करने का प्रयास किया जाए। तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए वाला, कि यह जेंडर रूढ़िवादिताओं को समाप्त करता है। उनको खत्म करने, समाप्त नहीं कर पाते क्योंकि एक आदमी करेगा, सब करेंगे, जब कोई चीज़ समाप्त होती है एक करेंगे तो उसको बोलेंगे वो पागल है, देखो औरतों का काम खुद कर रहा है और औरत को बाहर भेज रहा है। ये तो ये खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये अपना प्रयास है, वो कोशिश कर रहे हैं कि मुझे देख के कोई और करे, कल और करे और करे। जैसे वो खराब रूढ़िवादिता बनी है, मतलब जो रूढ़िवादिता बनी है, जो जेंडर पहले बनी हुई है, ऐसे सही चीज़ बनाए, उसको समानता बनाए, इसीलिए तो वो प्रयास कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 25 पर। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? देखो निष्पादन के वर्तमान सहयोग मतलब एक बच्चा है। वाइगोस्की के अनुसार समझो कि वाइगोस्की ने दो चीज़ों पे ध्यान दिया, एक पार्ट, एक समीपत विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो वाइगोस्की के अनुसार समझना है कि एक बच्चा है, उसका वो कोई चीज़ सॉल्व कर रहा है, या मान के चलो वो अपने वर्तमान जो स्तर है उसमें किसी भी चीज़ का सहयोग करके फिर उसको सॉल्व कर रहा है, तो उस सहयोग को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पार्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 26 पे। हमें ये चीज़ ध्यान से पढ़ लेनी है कि वाइगोस्की कह रहे हैं कि कॉलबर्ग के द्वारा बताया जा रहा है कि पियाजे के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि तीनों के द्वारा अलग अलग है। आते क्वेश्चन नंबर 26 पर कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है, ठीक है, तथा यह कहते हुए तान्या ने उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तो मैं आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो जो कॉलबर्ग है, लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुरूप नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। देखो एक लड़की है जो अपना लंच बॉक्स भूल गई है, तो अपनी फ्रेंड दूसरे से कह रही है कि भाई आज तू मेरे से लंच शेयर कर ले। क्यों? क्योंकि कल जब तू नहीं लेके आई थी तब मैंने तेरे साथ लंच शेयर किया था। मतलब आपस में क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है किसी भी चीज़ का। बोले आज कल मैं नहीं लाई थी, कल तू नहीं लाई थी तो मैंने शेयर किया था, आज मैं नहीं लाई तो तू शेयर कर। तो ये कौन सा चरण है आपको बताना है, कथन है, और कौन सी अवस्था पर दर्शाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, आदान प्रदान हो रहा है आपस में, ठीक है। देखो ना तो कोई कानून की व्यवस्था है, ना अच्छा होना दिखाती तो वो बोलती ना उसको कि चल आज तू नहीं लेके आई तो मैं तुझे कराती हूँ। और आज्ञा पालन बिल्कुल नहीं हो रहा क्योंकि आपस के बच्चे हैं। आज्ञा पालन तो जैसे टीचर बोल रही है या माँ बाप बोल रहे हैं तो आज्ञा पालन होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आदान प्रदान और एक परंपरागत अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। आधे क्वेश्चन नंबर 27। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। कौन बताता है सामाजिक प्रक्रियाओं को और सांस्कृतिक संदर्भों को? देखो सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ, जब ये बात आ जाए सामाजिक की तो बिना सोचे समझे लगा देना है वाइगोस्की। सामाजिक की बात आएगी तो लगा देंगे वाइगोस्की, ठीक है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, लेव वाइगोस्की, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नियतार्थ निकलते हुए एक ग्रेड 6 से लेकर 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक जो क्लास मतलब टीचर है 6 से लेकर 8th क्लास तक की, तो उसको क्या करना चाहिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के हिसाब से बताना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखो ऑप्शन डी से चलते हैं कि तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित नहीं करना होता किसी भी चीज को। अब देखो केवल निर्धारित, केवल पे जाना ही नहीं है, बिल्कुल भूल ही जाओ केवल को। अब बी वाला है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त, देखो सिर्फ मूर्त से ही सिखाएंगे तो बच्चा अमूर्त फिर नहीं सीख पाएगा, वो अपनी सोच किसी चीज के लिए लगा ही नहीं पाएगा, काल्पनिक सोच सीख ही नहीं पाएगा। और 6 से लेकर 8 का बच्चा है, उसको अगर मैथ भी कराओगे तो भी उसको एक्स की वैल्यू माननी पड़ेगी, काल्पनिक माननी पड़ेगी अपने दिमाग में, तो सीख नहीं सकता। आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। बिल्कुल ऐसी समस्या उनके सामने की जाए जिससे बच्चे तर्क लगा पाए, ठीक है, तर्क लगा के फिर उस चीज का समाधान कर पाए। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आधे क्वेश्चन नंबर 29 पर हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता है। हॉवर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धि के प्रकार दिए, कोई 9 बताता है कोई 8 बताता है, तो दिए हैं उसके हिसाब से जो तार्किक यानी गणित की बुद्धि है उसमें किसी भी बच्चे की क्या विशेषताएं होंगी, बच्चे की या व्यक्ति की। दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से नहीं, दृश्य वाला नहीं कर सकता। संगीतमय को मैथ में क्या ही करना है उसको। ध्वनि ताल भी संगीत वाला ही हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पैटर्नों की खोज की एवं तर्क की लंबाई श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। देखो हमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखो तार्किक गणित में क्या होता है, पैटर्न्स आते हैं, लंबाई चौड़ाई श्रृंखलाओं को सीखना करना होता है, हल करना होता है, तो ये मैथ में आते हैं, वही गणितीय रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होती है। हमें बताना है जीन पियाजे के जो 4 डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, या कह लो कि उनकी अवस्थाएं, या कह लो कि उनके सिद्धांत हैं, उनके हिसाब से जो निगमनात्मक सोच आती है, परकल्पित मतलब काल्पनिक जो सोच आ सकती है, मतलब काल्पनिक सोच क्या होगी, अमूर्त सोच। मूर्त क्या है जो हम देख के कर रहे हैं, अमूर्त क्या है जो हमने देखा नहीं है, बस सोच के कर रहे हैं अपनी कल्पना मानकर। तो देखो जब कल्पना मानकर सोच करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, अमूर्त है, तो कौन सी में होगी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 2019 की। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपको दूसरे ईयर के कराती रहूंगी। थैंक यू।